Good morning everyone. The topic that we are taking today is drift velocity of the chapter current electricity. तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसका नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब एक क्वेश्चन मैंने लिया आपसे. सपोज ये एक वायर है जो मैंने मार्केट से ली अभी. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वायर में क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे. हम मार्केट से एक ऐसी वायर लाए और हमने पूछा आपसे क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे. मैक्सिमम बच्चों का आंसर रहता है नहीं सर, मूव नहीं कर रहे होंगे. बट दैट इज द रॉन्ग आंसर. इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे होंगे. अब क्वेश्चन अराइज होता है इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. उसका रीजन क्या है कि रूम टेम्परेचर पे, जैसे अगर हम देखें कि ये कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर कौन होगा? मैटर. किससे मिलकर मैटर में क्या होता है? एटम. तो इसके अंदर भी क्या होगा? एटम होगा. अब एटम जो होगा वो तो रूम टेम्परेचर पे आ गया ना. जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल में वो होते हैं लूजली बाउंड. ठीक है, 1 2 3 इतने ही होते हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में कम होते हैं, जिसकी वजह से उनमें उनके और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स कम लगती है. अब जैसे हमने उनको रूम टेम्परेचर पर रखा, उनको थर्मल एनर्जी यानी कि हीट की एनर्जी मिली, वो अपनी जगह पे ऑसिलेट या वाइब्रेट करने लगे. अब जैसा ही ऐसा करेंगे, ऑसिलेट या वाइब्रेट करेंगे, तो क्या होगा? पानी को देखा है, पानी जब गर्म होता है कैसा होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे मूव करते हैं. तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी अपनी जगह पे मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब मूव करेंगे वो तो बहुत लूजली बाउंड है, तो एकदम से फ्री हो जाएंगे. ठीक है. अब जब फ्री हो जाएंगे, इसके अंदर क्या बचेंगे? एटम. एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उनको क्या हम बोलेंगे? आयन. और उसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे. ये डॉट को हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं जो इसके अंदर मूव करेंगे. जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव करते हैं, मूव ही नहीं करते, और उनकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड. और इस समय जो वेलोसिटी उसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास है, उसका नाम क्या होगा? थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि सिर्फ हीट की वजह से वो वेलोसिटी है. देयरफॉर द नेम गिवन टू द वेलोसिटी इज थर्मल वेलोसिटी. अच्छा, अब देखो, जब हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा, क्योंकि बैटरी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ही नहीं है. तो जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी. और तो कहीं से वेलोसिटी आई नहीं, सिर्फ किसकी वजह से आई? टेम्परेचर यानी कि हीट की वजह से आई, इसलिए उसका नाम हमने क्या रख दिया? थर्मल वेलोसिटी. और जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, वो जीरो होती है. अब क्वेश्चन अराइज होता है जीरो क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है? क्योंकि जो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो करंट को तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे हैं. अगर करंट होता तो हम इस वायर में यहाँ पे बल्ब लगा देते दोनों एंड से और बल्ब ग्लो कर जाता है, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं होगा. इसका मतलब वो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? बहुत सारे लाखों करोड़ इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये मानते हैं कि उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो कितनी है? जीरो. ठीक हो गया. सो इफ द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, तो हम उसको लिखेंगे कैसे? u1 प्लस u से डिनोट करते हैं u2, पहले इलेक्ट्रॉन की u1 दूसरे की u2. ऐसा करते करते अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n नंबर की इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो. यानी कि इसको n से डिवाइड कर दो, ये जीरो. क्योंकि ये कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, तो कुछ इसको ऐसे मानो कि यहाँ से शुरू हुआ यहीं खत्म हो गया. तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो. लेकिन ये एक के लिए नहीं है, ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंसिडर करा जाता है, इसलिए इसको एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमने लिया. अब देखो क्या होगा जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो क्या होगा? सपोज ये आपका एक कंडक्टर है, ये एक ऐसा कंडक्टर है, हमने इसमें बैटरी लगाई. जब बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ को लगेगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव. यहाँ क्या होगा? नेगेटिव. क्योंकि इस वायर में बीच में तो कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटर है नहीं, तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना यहाँ पे, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ पे. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव को. अब जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से यहाँ को मूव करना शुरू कर देंगे. लेकिन मूव क्यों करेंगे? जैसे ही हम इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन में. इलेक्ट्रॉन कहाँ को मूव करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कोई जो जाएगा इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. यानी कि उसमें फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन लगेगा. लेकिन जैसे ही वो जाएगा, ठीक है, जैसे ही वो आगे जाएगा वो किससे टकराएगा? उन आयन से जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है. उसके दो रीजन है. एक तो ये आयन का साइज इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत बड़ा है. दूसरा, ये आयन क्या करेंगे? जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा होगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा हल्का, क्योंकि पॉजिटिव है. तो जैसे अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उससे कोलाइड करेगा
और अपनी जो गेन्ड वेलोसिटी है वो सारी उस आयन को दे देगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो इसको ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन के पास पहले से जो वेलोसिटी थी वो कौन सी थी, थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, जिसे हमने यू से डिनोट करा था। अब सपोज वो थर्मल वेलोसिटी है 100, और इस एक्सेलरेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन को, उसकी वेलोसिटी उसने गेन कर ली 20 और। तो जब वो आगे को जा रहा है और इस आयन से टकराया, वो फिजिकल कांटेक्ट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोलिजन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर दे तो उसको, या मोमेंटम को इफेक्ट करे तो उसको हम कोलिजन बोलते हैं। तो जब ये उससे टकराएगा या कोलाइड करेगा, नॉट फिजिकल कांटेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये अपनी गेन्ड वेलोसिटी उसको दे देगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड इसने बलिदान कर दिया, किसने, इलेक्ट्रॉन। तो अब कितनी बची, ओनली 100 मीटर पर सेकंड। अब तो सिर्फ वही बची जो शुरुआत में थी, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड, यही हमने बोला। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। और होगा क्या, जैसे मान लो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ कोलाइड करा, यहाँ कोलाइड, यहाँ कोलाइड, यहाँ इलेक्ट्रॉन वापस यहीं पहुँच गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया। ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जीरो नहीं कहा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर को है। अब इसमें कोलिजन होंगे आयंस के साथ, और ये जरा ड्रिफ्ट होते हुए जाता है, इधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा, और लास्ट में इधर पहुंच जाएगा। जो ओवरऑल मूवमेंट है, वैसे तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन ओवरऑल मूवमेंट इतने टाइम में सिर्फ कितना हुआ, इतना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस। इसीलिए ऑल्दो जो हमने शुरुआत में कही थी कि इसकी वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, बाद में आप देखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज ओनली फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड। ये भी हम बाद में देखेंगे। सपोज आपका पहला इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या करा, इस आयन से टकराया। इस आयन से टकराने के बाद जब वो दूसरे आयन से टकराएगा, उसके बीच में तो उसमें कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, तो इस पाथ को हम बोलते हैं फ्री पाथ। फ्री पाथ। और जितने टाइम के लिए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कोलाइड नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उतने टाइम के लिए कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है। अब देखो, वो 100 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी, वो इधर को आया, इधर को एक्सेलरेट करा। 100 मीटर कब थी, जब ये बैटरी नहीं लगाई थी, बैटरी लगाई तो इधर को एक्सेलरेट करके जा रहा है, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, 120 हुई, लेकिन कोलिजन के बाद 20 मीटर पर सेकंड तो दे दिया, अब फिर 100 बची, यानी कि इससे जस्ट कोलाइड करके निकल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, सिर्फ 100, यानी कि u। फिर वो एक्सेलरेट कर रहा है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप सब ने पढ़ा है v = u + at, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v = u + at से कितनी हो जाएगी वो हम बताएंगे, ठीक है। कितनी हो जाएगी, पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v = u + at से कितनी हो जाएगी, v1 = u1 + a1, और यहाँ पे जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं τ1। रिलैक्सेशन टाइम को हम τ1 से डिनोट करते हैं। अब ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये भी क्या है, वेक्टर, ठीक है। अच्छा, सारे इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग होंगे, इवन इलेक्ट्रॉन्स का इन आयंस के बीच में जो कोलिजन का टाइम होगा, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम होगा, कोलिजन जब नहीं हो रहा उसका जो टाइम होगा वो भी अलग अलग होगा, है ना। जैसे हम सब अलग अलग हैं, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो अलग अलग हैं। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी v2 सिमिलरली वो कितनी हो जाएगी, u2 + a2, a तो उतना ही रहेगा, सॉरी, a τ2, a उतना ही रहेगा। a उतना क्यों रहेगा अभी मैं बता रहा हूँ। अब इसको लिखने से पहले, अभी आप ये नहीं लिखेंगे फिलहाल, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन अभी आप क्या लिखोगे, इस बैटरी की वजह से या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, यही हमने बोला। देखो, जब हमने एक्सटर्नल बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी भी हमने बताया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ को मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे इस तरफ को मूव करेंगे, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है। तो जब ऐसा होगा तो उसमें फोर्स लगेगा, हाँ हमें पता है कि F = Q ये होता है, और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है तो F = कितना हो जाएगा, -e, तो यहाँ से भी पता चल रहा है जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लग रहा है, अपोजिट। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। नाउ
एफ इक्वल टू तो एम ए होता है, इक्वल टू माइनस ई ई इतना होगा, और ए कितना हो जाएगा माइनस ई ई बाय एम, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना इतना। और इस एक्सेलरेशन की वजह से, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, क्या होगा, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, हम देखो ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन गेन सम एडिशनल वेलोसिटी, क्योंकि पहले से तो थर्मल वेलोसिटी थी, तो एडिशनल वेलोसिटी के साथ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चलते गया। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद आयन इट लूज इट्स एडिशनल वेलोसिटी, तो जो भी इस एक्सेलरेशन की वजह से उसने वेलोसिटी ली थी वो उसने लूज कर दी, ठीक है। एंड पजेस ओनली थर्मल वेलोसिटी, उस समय कोलिजन के जस्ट बाद, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, सिर्फ थर्मल वेलोसिटी वो पजेस कर रहा है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बिफोर नेक्स्ट कोलिजन, अब जब वो अगला कोलिजन करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ इसके बाद जब वो अगला कोलिजन करेगा, इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी पहले इलेक्ट्रॉन की, वो कैसे निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी थी u1, ठीक है, यानी कि इस आयन के बाद u1 थी, यहाँ पे कितनी होगी, तो हमने इक्वेशन लगाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ए टी। अब देखो मैं इसको v1 ले रहा हूँ, इसको u1 ले रहा हूँ, एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, a लग रहा है। एक्सेलरेशन जो लग रहा है कहाँ लिखा हमने, ये लग रहा है a, तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, u1 प्लस a टाउ1। ये वेक्टर क्वांटिटीज है, इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिख दो। अब क्वेश्चन अराइज होता है, एक्सेलरेशन a क्यों लिया, क्योंकि जितने बार वो रुकेगा एक्सेलरेशन a ही लग रहा है, यहाँ पे रुका, फिर आगे को यहाँ से बढ़ गया, सपोज इधर को गया, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना एक्सेलरेशन लगेगा, ये एक्सेलरेशन। सिमिलरली फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2, ये होगा, ये टाइम है। अच्छा, ये जो रिलैक्सेशन टाइम था दो कोलिजन के बीच का, यहाँ से यहाँ तक, उसको हमने टाउ1 टाउ2 ऐसा नाम दिया है, ठीक हो गया। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना ये कहाँ से आ गया। सिमिलरली फॉर nth इलेक्ट्रॉन, nth इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, un प्लस a टाउ, इतना आ गया, n इलेक्ट्रॉन से सप्लाई आ गया। अब देखो जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे मूव हो रहा था, ये जब आपका सिर्फ थर्मल वेलोसिटी थी, लेकिन जब कोलिजन शुरू हुए वो इस तरफ जाने के बजाय इस तरफ जाने लगा, ठीक हो गया, क्योंकि एडिशनल वेलोसिटी आई, और फिर उसके बाद जो आयंस थे वो कोलाइड करने लगा, तो उसका जो पाथ है वो जरा चेंज हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहा था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहा है, तो इसका मतलब अपनी जगह पे ना रह के वो जरा आगे पहुंच गया, तो हल्का सा ड्रिफ्ट कर गया अपनी पोजीशन से, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन अब हर इलेक्ट्रॉन के लिए आप कैसे निकालोगे, तो हम क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज निकाल लेते हैं, और उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी, यानी कि व्हाट इज not thermal, sorry, that is drift velocity. So what is drift velocity? The average velocity with which electrons are moving in the opposite direction of electric field. तो हमने क्या कहा, the average velocity with which electron move in opposite direction of electric field is known as drift velocity. अब एवरेज का मतलब क्या है, v1 इतना है, v2 इतना है, v3 v4 v5 ऐसे ही हमने n इलेक्ट्रॉन है तो इतना निकाला, इनका हम एवरेज निकाल लें, उसी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे जो ये हमने लिखा था इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, और ये जो हमने लिखा था इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। कोई डाउट नहीं है, पक्का, ठीक हो गया, आगे बढ़े। ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। हमने कहा जो पहला इलेक्ट्रॉन था उसकी वेलोसिटी थी v1, दूसरे की v2 और nth की v1, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी vd इज इक्वल टू सबका एवरेज, यानी कि v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी टोटल वेलोसिटी अपॉन, ठीक है। अब एक की, दो की, तीन की, सबकी थोड़ा निकालते रहोगे, इसीलिए आप क्या करोगे, सबका एवरेज निकाल लोगे, ठीक है। तो आपने सबका एवरेज निकाला, अब इनकी वैल्यू रखनी है, ठीक हो गया। तो vd देखो कितना हो जाएगा, vd इज इक्वल टू v1 कितना था u1 प्लस
ए टाउ 1, v2 कितना था u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस ये कितना हो जाएगा vn un प्लस ए टाउ, ये टाउ पे गलत लगा दिए हैं, ए पे होते हैं, एक्सेलरेशन ए पे होता है, अपॉन किससे डिवाइड करोगे एन से, तो आपने एन से डिवाइड करा तो वी डी इक्वल टू यू वाले टर्म से एक साथ ले लो u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un, एन से डिवाइड कर दो प्लस ए टाउ वाले टर्म एक साथ ले लो, ए में है एक्सेलरेशन का सिंबल, ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ एन, ए टाउ एन, ठीक हो गया, अपॉन एन, दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया। लेकिन ये वाला पार्ट जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी इक्वेशन नंबर 1 चेक करो वो कितनी होती है, जीरो, जीरो होती है ना, यहाँ पे देख लो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो हमारी जीरो आई इक्वेशन नंबर 1 से। तो हमारा वी डी सिर्फ कितना बच गया, वी डी इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट में भी ए कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन अपॉन एन। अब ये क्या है, हमने कहा था दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसे टाउ 1 टाउ 2 ऐसे लिया है, ये तो सब का रिलैक्सेशन टाइम जितने भी आ रहे हैं सबका एवरेज है, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो हेयर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन अपॉन एन इज इक्वल टू टाउ, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, बस वैल्यू रख दो, तो वी डी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए टाउ। अब इक्वेशन नंबर 2 पे देखो वी डी की वैल्यू कितनी दी थी, ई अपॉन एम, ये दी है इक्वेशन 2 पे, तो यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं, कितनी आ जाएगी वैल्यू, देखो कितनी आएगी वैल्यू, वैल्यू आएगी, अगर हम देखें कि हमारी वैल्यू कितनी आई थी, तो वैल्यू थी हमारी ए अपॉन ए इज इक्वल टू कितनी आई थी, ई अपॉन एम, यही आई थी ना, क्या आई थी, क्या आई थी वैल्यू देखो, माइनस ई बाय एम, तो ये वैल्यू रखो यहाँ पे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। लेकिन ये जो आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये तो वेक्टर फॉर्म में है, अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो स्केलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसमें मॉड लगा देते हैं, इधर भी मॉड इधर भी मॉड। मॉड के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला कि आपका जो वेक्टर है वो स्केलर में चेंज हो जाता है, दूसरा माइनस प्लस में आ जाता है, तो वी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, और ये किसमें है, स्केलर फॉर्म में, यहाँ पे भी लिखा था वैसे। तो ये आ गया आपका किसका फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। याद रखना यहाँ पे जरा सा गलत हो गया था, वेक्टर आपका एक्सेलरेशन पे होता है, टाइम स्केलर होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी हमारा वही फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, शुरुआत कहाँ से करी ख़त्म कहाँ करा, अच्छे से चेक कर लीजिए एक बार, ठीक हो गया। और लास्ट में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले टॉपिक में, अच्छा ये वाला और इसका जो अगले वाला टॉपिक है बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, अगले टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज इट फाइन, ओके।